हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज करियर मंत्रा में। जैसा कि आज आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज हम शुरू करने वाले हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार में आज हम पूरे वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, कौन सा कहाँ से वर्ण बोला जाता है, कहाँ से ध्वनि, कौन सी ध्वनि कहाँ से निकलती है, बहुत ही बारीकी के साथ आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक इस सेशन को पहुंचाइए, इस सेशन को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑन कीजिए, जिससे आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ सके वीडियो का। ठीक है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहले वर्ड आता है आपका वर्ण। क्या आता है? वर्ण आता है। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या है? वह ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते और खंड नहीं किए जा सकते, वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है ना। जैसे कि क, ख, ग, घ, ण, ये शब्द क्या है? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, च, छ, हलंत सबके नीचे लगा है, क्योंकि इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये शब्द, ये जो वर्ण है वो क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाते। वर्ण क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब आती है वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। जैसे कि आ के बाद बड़ा आ, बड़ा के बाद छोटी ई, इस प्रकार से ज्ञ तक एक सीरीज से चलता है। तो इसी सीरीज को हम क्या कह देते हैं? वर्णमाला कह देते हैं। ठीक है ना। वर्णमाला को हमने अपनी सुविधा अनुसार कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है आपका स्वर। क्या है? स्वर। और दूसरा भाग को हम क्या कह देते हैं? व्यंजन। क्या कह देते हैं? व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो इस क्लास को शेयर करते रहिए, आप रोकिए मत। इस क्लास को क्या करते रहिए? शेयर करते रहिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर कहते हैं जिनको बोलने के लिए किसी और का सहारा और वर्णों का सहारा नहीं लेना पड़ता, मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को ही क्या कह देते हैं? हम स्वर कह देते हैं। ठीक है ना। अब आती है बात व्यंजन की। वैसे अगर स्वर देखा जाए तो कितने होते हैं? 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 कब होंगे आपके? 13 होंगे जब अंग, छोटी अंग और बड़ी अंग, इन दोनों को अगर सम्मिलित कर लिया जाता है, तो कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। और इन दोनों को अगर निकाल दिया जाता है तो आपके पास कितने रह जाते हैं? 11 स्वर रह जाते हैं। कितने स्वर रह जाते हैं? आपके पास 11 स्वर रह जाते हैं। ठीक है ना। आप ये ऑप्शन के हिसाब से टिक लगाएंगे कि 11 आया है या 13 आया है। ठीक है ना। 11 आया है या 13 आया है, तो उस प्रकार से आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब आती है व्यंजन की बात। किसकी आती है? व्यंजन की बात। तो व्यंजन क्या होते हैं, तो इसकी बात करते हैं हम। ठीक है ना। व्यंजन क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो उन वर्णों को क्या कह देते हैं? हम व्यंजन कह देते हैं। ठीक है ना। तो व्यंजन किसे कहेंगे? जो स्वर की सहायता से बोले जाएंगे। बिना सहायता से बोले ही नहीं जा सकते, क्योंकि क है, ये आप उदाहरण ले लीजिए, क है, क भी है तो ये वर्ड नहीं है, ये क्या है? अक्षर है। क्या है? ये अक्षर है। क्या है? अक्षर है। इसमें क्या सम्मिलित है? क हलंत अ, तब मिलकर क्या बनता है? क। तो इसे क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो क, ख, ग, घ, ण, ये क्या है? 33 व्यंजन है। कुल मिला के कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। अगर हम जोड़कर देखते हैं तो 33 और 11, तो अभी तो ये केवल कितने हुए? 44। और आगे, और हम
शुरू से हमने जाना है कि हमारी वर्णमाला में कितने शब्द वर्ड होते हैं, 52 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ड होते हैं। तो बाकी वर्ड कहाँ गए? बाकी वर्डों के बारे में आगे हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, क ख ग घ ण, जैसे कि आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, क ख ग घ ण। तो क ख ग घ ण कहां से बोला जाता है? च छ ज झ ण कहां से बोला जाता है? क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, और ये सभी प वर्ग है, ये 5 वर्ग कहां से बोले जाते हैं, इसका आज हम इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। केवल एक शब्द अगर याद आप कर लेते हैं तो इन 5 वर्गों के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। वो शब्द कौन सा है आपका? क त म द ओ, कतम दो। क्या है शब्द आपका? कतम दो। क से हो जाता है आपका कंठ, त से तालव्य, ठीक है ना। म से मूर्ध, क्या हो जाता है? म से हो जाता है मूर्ध, ठीक है ना। द से हो जाता है दंत, क्या हो जाता है? द से हो जाता है आपका दंत, और ओ से हो जाता है आपका ओष्ठ, क्या हो जाता है? ओष्ठ, ठीक है ना। जो ओठ से बोले जाते हैं, क्या हो जाता है? ओष्ठ। प फ, आप जो ओष्ठ है हमारे आपके, वो क्या हो रहे हैं? आपस में टच हो रहे हैं, तो उसको क्या कह देते हैं हम? ओष्ठ। प फ, बिना टच किए हम ये 5 शब्द तो 5 वर्ड तो बोल ही नहीं सकते। इस प्रकार से जितने भी वर्ण बांटे गए हैं वो बिना उसकी सहायता से, कंठ है तो क कंठ से बोला जाएगा। आप कहेंगे तालव्य से बोलते हैं, नहीं, तालव्य से नहीं बोला जाएगा। क ख का वर्ग जो है वो किससे बोला जाएगा? कंठ से ही बोला जाएगा। चा वर्ग है जो, वो तालव्य से ही, तालु मतलब तालु पर जब हम बोलते हैं तो तालु पर टच होता है। कौन सा वर्ग? च वर्ग। च छ बोल के देखिए आप, च छ ज झ ण। तो ये शब्द जो 5 अक्षर है वो किससे टच होंगे आपके? किससे? तालव्य से टच होंगे। तो इसको हम किस श्रेणी में रखेंगे? तालव्य की श्रेणी में रख देते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं त वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, लेकिन आपने ट ठ ड ढ ण तो देख लिया, लेकिन ये 2 शब्द 2 अक्षर जो आए हैं वो अपने वर्णमाला में नहीं है, तो इनको हम किस में रखते हैं? उच्छिप्त व्यंजन में। किस में रखेंगे? इन दोनों। ये कई बार प्रश्न में पूछा भी गया है, ड ढ क्या है? तो ड ढ है उच्छिप्त व्यंजन। इस बात का आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं प फ ब भ म, ठीक है ना। तो पा वर्ग तक हमने जान लिया। एक शब्द याद करने की जरूरत है, कतम दो। अगर कतम दो आपने याद कर लिया तो समझ जाइए कि आपने 5 वर्गों के अक्षर कहां से कौन सा बोला जाता है, तो आप ये सब जान गए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। य र ल व, य र ल व। तो य र ल व ये चारों अक्षर जो हैं वो अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है ना। अंदर से बोले जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। स श श ह ऊष्म व्यंजन। कौन से हैं? श श श ह कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन हैं, ठीक है ना। ये चारों अक्षर जो हैं आपके क्या हैं? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। छत्र ज्ञ ये आते हैं संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। इसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये शब्द अन्य और शब्द, ये जो अक्षर है क्षत्रज्ञ, ये जो अक्षर है अन्य अक्षरों की सहायता से, संयोग से, मतलब और भी अक्षर इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। वो कौन से? आगे जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अभी इतना ही ये जान लीजिए आप, छत्रज्ञ जो है वो संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। ज आपने देखा होगा, ज सबसे नीचे लिखा है ज। क्या लिखा है? ज फ अ।
ये शब्द भी बाहर से आए हैं, इसलिए हम इन शब्दों को क्या बोल देते हैं, इन वर्णों को क्या बोल देते हैं हम, सॉरी शब्दों को नहीं, वर्णों को, ठीक है ना। इन वर्णों को क्या बोल देते हैं हम, आगत वर्ण। मतलब आगत वर्ण का मतलब जो आए हैं, कहां से, बाहर से आए हैं, तो हम इन्हें को क्या बोल देते हैं, आगत वर्ण, ठीक है ना। अब हम आगे जानने की कोशिश करें तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के भेद जानने की कोशिश अब हम करेंगे। क्या जानने की कोशिश करेंगे, स्वर के भेद, ठीक है ना। स्वर के भेद जानने की कोशिश करेंगे। स्वर के भेद में उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, पहला है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा आ जाता है प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर जो है, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा अथवा लघु। क्या होता है, छोटा अथवा लघु, मतलब जिन स्वरों को के उच्चारण में कम समय लगता हो, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो, ऐसे स्वरों को हम क्या कह देते हैं, ह्रस्व स्वर। क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर, ठीक है ना। जैसे अ, बहुत जल्दी भूल गए, अ, ए, ओ, रे, तो ये वर्ण जो हैं वो क्या हैं, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाते हैं दीर्घ स्वर पर। किस पे आ जाते हैं, दीर्घ स्वर, ठीक है ना। दीर्घ स्वर में क्या है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। क्या होता है, बड़ा, ठीक है ना। बड़ा मतलब जिन स्वरों को उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगे या अधिक समय लगे, ये आप कह सकते हैं कि अधिक समय लगे, तो हम इसको कह सकते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से शब्द आ जाएंगे, आ, बड़ा आ है, बड़े ए है, बड़ा ओ है, बड़ा ऊ है, ये सभी वर्ण जो है किस में आ जाएंगे, दीर्घ स्वर में आ जाते हैं, ठीक है ना। किस में आ जाएंगे, दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं प्लुत स्वर की तरफ। किसकी तरफ, प्लुत स्वर की तरफ। प्लुत स्वर का मतलब होता है प्लुत स्वर में कौन से वर्ण आते हैं, जो हम सब वर्ण जो है हम बहुत ही लंबे समय तक खींचकर बोलते हैं, उन वर्णों को हम किस में रखते हैं, प्लुत स्वर में रखते हैं। इनको जो है वो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, जो आपके 2 स्वर बताए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, बहुत अधिक समय लगता है। तो ऐसे स्वरों को हम क्या कह देते हैं, प्लुत स्वर। जैसे ही ओम, तो ये शब्द क्या आ जाता है, ओम। ओम शब्द जो आ जाता है वो प्लुत स्वर में आएंगे। जैसे कि गांव में कह देते हैं राम, तो चिल्लाते, जो चिल्ला कर स्वर जो बोले जाते हैं वो राम है या कुछ भी है, किसी के शब्द वर्ड को या शब्द को अगर हम लंबे समय तक बोल रहे हैं, वो किस में पहुंच जाएगा, आपका प्लुत स्वर में पहुंच जाता है, ठीक है ना। अब हम जानेंगे व्यंजन के भेद। क्या जानेंगे हम, अभी तक हमने चर्चा की स्वर के बारे में। किसके बारे में चर्चा की, स्वर के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे व्यंजन के बारे में, ठीक है ना। व्यंजन के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो व्यंजन के कितने, जिस प्रकार से स्वर के 3 भेद हमने बताए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, उसी प्रकार से होते हैं व्यंजन के भेद 3, स्पर्श, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। चलिए आगे जानने की कोशिश करेंगे कि अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ठीक है ना। स्पर्श यानी स्पर्श व्यंजन, आप जानेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श यानी छूना, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास वायु जहां मुख के भागों को स्पर्श करती है, जीभ को छुएगी और मुख को छुएगी, ठीक है ना। तो इनको स्पर्श करेगी, श्वास मतलब सांस लेते समय, तो उसे हम क्या कह देते हैं, स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, 25, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। क से लेकर म तक, क से लेकर म तक जो होता है स्पर्श व्यंजन होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, इस प्रकार से कतम
जो हमने अभी पढ़ा था कथम दौ, जो पांचों वर्ण, पांचों जो समूह पढ़े थे वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम क वर्ग का उच्चारण स्थान, जैसे अभी हमने जाना था क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है, कंठ होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। उसी प्रकार से च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। इसकी हमने ट्रिक भी जान चुके हैं। तो क्या होता है, कतम दौ। देखिए, क से कंठ, त से तालव्य, मा से मूर्धा, और त वर्ग जो आता है दंत में आ जाता है दांत, ठीक है ना। और ओष्ठ लास्ट में जो पा वर्ग होता है वो किस में आ जाता है, ओष्ठ में आ जाता है, ठीक है ना। आगे जाने की कोशिश करेंगे। ऊष्म, अभी आपने जाना स्पर्श व्यंजन, अब जानेंगे हम ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन के बारे में जानते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, जिनको बोलते समय हमारे मुख से कैसी गर्म वायु निकलती है। कैसी वायु निकलती है, गर्म वायु निकलती है। तो इन व्यंजनों को क्या कहेंगे हम, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में होते हैं 4। कितने संख्या में होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से हैं, श, स, सा और ह। ये 4 जो वर्ण हैं, 4 जो वर्ण हैं वो किसमें, ऊष्म व्यंजन में रखे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम जानेंगे मात्राओं के बारे में। क्या, मात्राओं के बारे में। मात्राएं क्या होती हैं, अब मात्राएं क्या होती हैं, आपने पढ़े अभी तक स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा। मतलब स्वरों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, मात्रा कह देते हैं, ठीक है ना। उन्हीं को हम क्या कह देंगे, मात्रा कह देंगे। जैसे कि आ के लिए अब कोई मात्रा नहीं रखी गई है और सभी के लिए आ है, ई है, ऊ है, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, इन सभी के लिए एक निश्चित मात्राएं रखी गई है। इसे हम क्या कह देते हैं, मतलब स्वरों के चिन्हों को हम क्या कह देते हैं, मात्राएं कह देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे है आपका अनुस्वार और विसर्ग। मतलब अनुस्वार क्या होता है और विसर्ग क्या होता है। अभी हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो अनुस्वार और विसर्ग के बारे में हम जानेंगे। अनुस्वार वर्णमाला तथा विसर्ग अ के साथ जुड़कर अंग और बड़ी अंग, छोटी अंग और बड़ी अंग लिखा जाता है और प्राय इन्हें स्वरों के साथ स्वरों के साथ रखा जाता है। इनका उच्चारण स्वरों के साथ ही होता है। किसके साथ होता है, स्वरों के साथ होता है। इन्हें क्या कह देते हैं, अयोगवाह। जैसे कि गंगा, जैसे आप एक बात समझ लीजिए, छोटी अंग और एक होती है बड़ी अंग, ठीक है ना। इसके लिखते समय हम छोटी अंग, ये आपकी हो गई छोटा अंग। तो ये जो है वो है अयोगवाह। इन दोनों शब्दों को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, इन दोनों वर्डों को हम अयोगवाह के अंतर्गत रखेंगे, अंग और बड़ी अंग, ठीक है ना। तो ये तो हो गई आपकी छोटी अंग की मात्रा। और ये जो बड़ी अंग की मात्रा होती है वो आती है विसर्ग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखी जाती है, विसर्ग के अंतर्गत रखी जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। अनुनासिक, हाँ अनुनासिक और रह गया आपका। अनुनासिक समझ लीजिए, अनुनासिक नाक और गले दोनों से बोला जाता है। ऐसे वर्णों को हम क्या कह देते हैं, अनुनासिक वर्ण कह देते हैं। जैसे कि चांद आपका लिखा है, तो चांद क्या है, ये आपका एक अनुनासिक, मतलब गले का भी यूज कर रहे हैं और किसका यूज कर रहे हैं, नाक का भी यूज कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कह देते हैं, अनुनासिक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट विसर्ग के बारे में हम अभी जान ही चुके हैं। हलंत किसी शब्द को आधा करने के लिए, किसी शब्द को या किसी वर्ण को आधा करने के लिए हम हलंत का यूज करते हैं। जैसे क है,
अभी हमने शुरुआत में बताया था, हम क्या पढ़ते हैं, अक्षरमाला। क्या पढ़ते हैं, अक्षरमाला ना कि वर्णमाला। अक्षरमाला ना कि वर्णमाला। जैसे कि अक्षरमाला पूरा क है, पूरा क है, ये क्या है, ये वर्ण है। ये क्या है, का पर जब हलंत लग गया ये हो गया आधा। क्या हो गया, आधा। अब ये बन गया वर्ण। क्या बन गया, वर्ण। अगर इस प्रकार से वर्ण लिखा हलंत लगा के लिखी जाती है तो होती है वर्णमाला, और हलंत के बिना लिखी जाएगी तो वो होगी अक्षरमाला। ये तो छोटे पर, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी सुविधा के लिए क्या हो जाता है, हलंत हटा देते हैं, उसको कह देते हैं वर्णमाला। ठीक है ना। अर्धचंद्र, अर्धचंद्र अब होता है, अर्धचंद्र का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो विदेशी ध्वनि जैसे आगत जो शब्द हैं, आगत शब्द जो हैं उनको लिखने के लिए, जैसे डॉक्टर है, चांदी है, कॉफी है, जो बाहर से आए हैं शब्द, विदेशी शब्द है, तो इनको हम लिखने के लिए अर्धचंद्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका वर्ण संयोग। क्या है आपका, वर्ण संयोग। ठीक है ना। ये क्या है आपका, वर्ण संयोग। मतलब जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपका कि हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। किसके बारे में, वर्ण संयोग। तो आपका छ जो बनता है वो का और शा, का और शा को मिलाकर जो बनता है आपका वो क्या बनता है, छ। क्या बनता है, छ बनता है। इसी प्रकार से ता और रा को मिला के बनता है त्र। क्या बनता है, त्र। ठीक है ना। और जा और आ को मिलाकर, या को मिलाकर क्या बनता है, क्या। ठीक है ना। क्या बनता है, ज्ञा। इसी प्रकार से अगर हम लिखे पक्का, तो का को आधा करने के लिए, का को आधा करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं, तो वो शब्द क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं पक्का। ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा बताना मत भूलिए, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करके हमको बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपके पास आगे से इसी प्रकार की वीडियो बहुत ही इम्प्रूवमेंट और भी इम्प्रूवमेंट करके वीडियो आने वाली है, बहुत ही अच्छे प्रकार से वीडियो आने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपकी शुरू होने वाली है और भी कई सब्जेक्टों की क्लास है। जैसे मैथ की क्लास है तो आपकी चल ही रही है, जल्दी से जल्दी रीजनिंग की और इंग्लिश की क्लास है, और जीके की क्लास है आपकी जल्दी से जल्दी शुरू कर दी जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।